आज के सभी मुख्य ताज़ा समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चीफ ऑफर खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को सब्सक्राइब ना किया और फाफर चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली की एक अदालत ने इस केस में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को संजय सिंह को 5 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में पूछताछ करने के लिए अदालत से संजय सिंह की कस्टडी मांगी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्र के साथ खिलवाड़ किया है, उसने सीमाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इस सरकार ने चीन की फौज को हमारे देश में कहां लाकर बैठा दिया है। अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो लद्दाख के पेंगोंग लेक को देखने के लिए भी चीन से वीजा लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को राहुल गांधी को दशानन के रूप में दर्शाते हुए एक तस्वीर साझा की और उन्हें नए युग का रावण करार दिया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये उसके पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास है, लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी को उद्धव सेना का समर्थन मिला है। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि जो भी उनके खिलाफ बोलता है या सच बोलता है उसे ये लोग जेल में डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटों में हमने देखा है कि कैसे पत्रकारों के मोबाइल जब्त कर लिए गए और उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। इसके अलावा नेताओं को भी आलोचना के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में लगे आरोपों की वजह से जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए और अधिक इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लंबी सुनवाई के बाद इसे 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है। 12 अक्टूबर को आगे की बहस होगी और तभी यह तय होगा कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या अभी उन्हें तिहाड़ में ही रहना होगा। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किए, जिनको सुनकर आम आदमी पार्टी राहत महसूस कर रही है। ज्ञानवापी का सर्वेक्षण कर रही ASI की टीम को गुरुवार को एक बार फिर रिपोर्ट दाखिल करने की मोहलत मिल गई है। आपको बता दें कि ASI ने सर्वे पूरा करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा था, इसे अदालत ने मंजूर कर लिया और 4 हफ्ते का समय दे दिया है। आपको बता दें कि ASI को 6 अक्टूबर यानी शुक्रवार को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश कोर्ट ने दिया था। इससे पहले 2 बार सर्वेक्षण का समय बढ़ाया जा चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के अटकलों पर एक बार फिर से बीजेपी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने साफ कह दिया है कि 2025 में अपने कंधे को मजबूत कर बीजेपी की सरकार बनाएं। बिहार भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती समारोह में बुधवार को बापू सभागार में आयोजित भाजपा अध्यक्ष ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले आए दिन कांग्रेस का भ्रष्टाचार सुर्खियां बनता था। कांग्रेस के नेता केवल अपनी तिजोरियां भरने में लगे थे। सरकार बनने के बाद हमने 11 करोड़ लोगों को ऐसे नाम हटाए जो बिना जन्म लिए ही गरीबों का पैसा खा रहे थे। कांग्रेस के लोग मुझ पर इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि मैंने उनका कमीशन बंद कर दिया है। केरल हाई कोर्ट द्वारा हत्या के प्रयास के एक मामले में एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल की दोषी सिद्धि को निलंबित करने से इनकार के बाद बुधवार को उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन में मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द की बात का जिक्र है। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कसती नजर आ रही है। बीजेपी भारत राष्ट्र समिति के चीफ के चंद्रशेखर राव और उनके परिवार वालों के खिलाफ अपने टॉप लीडर्स को उतार सकती है। दरअसल भाजपा BRS के साथ पार्टी के मौन समझौते से जुड़ी लोगों की धारणा को बदलना चाहती है। सिक्किम में लैनोक झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने से 11 लोगों की मौत हो गई और 23 सैन्यकर्मी समेत 123 लोग लापता हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 3 लोग उत्तरी बंगाल में बह गए हैं। उन्होंने कहा है कि चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई। बाढ़ मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे आई। इंडिया टीवी और CNX के सर्वे में सामने आया है कि देश का 52% मुसलमान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहता है।
वहीं सिर्फ 3% मुस्लिम चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा 8% मुस्लिमों ने ममता बनर्जी को वोट दिया, जबकि 6% ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना है। भारतीय जनता पार्टी ने जातीय सर्वेक्षण को तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। भाजपा ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पूर्ववर्ती लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम अग्रणी जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल किया, जिससे हिंदू वास्तविक ईबीसी से वंचित हो गए, क्योंकि ईबीसी नीतीश कुमार का मुख्य समर्थन आधार है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में दलित गौरव संवाद कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी के इस फैसले से साफ है कि वो यूपी में दलित वोटों पर फोकस कर रही है। जौनपुर में पुलिस ने चैन लूट के एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें मुस्लिम समाज को बदनाम करने की एक हिंदू युवक ने कोशिश की है। युवक ने मुस्लिमों वाली जालीदार गोल टोपी पहनकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से युवक को धर दबोचा है। युवक की पहचान प्रमोद सेठ के रूप में हुई है। आपको बता दें कि युवक मोहल्ले का ही रहने वाला है। उसने चैन लूटने के लिए मुस्लिम युवक का रूप क्यों धारा और इसके पीछे क्या मंशा थी, पुलिस ये जानने की कोशिश भी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को निजाम के शासन की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आपको निजाम का शासन याद होगा। निजामाबाद में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को आज़ादी मिल चुकी थी, मगर हैदराबाद और ये सभी क्षेत्र तब तक आज़ाद नहीं हो पाए थे। देश में जातीय जनगणना को लेकर जारी बहस के बीच असम सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के 5 मूल जनजातीय मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने कहा कि इसका मकसद उनके उत्थान के लिए कदम उठाना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इसे लेकर राज्य सचिवालय में सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद जितनी आबादी उतना हक को लेकर खूब बहस चल रही है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को लोगों को जनसंख्या के आधार पर अधिकार प्रदान करने के परिणामों को लेकर चेताया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने इस बात पर जोर दिया है कि यह बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देगा। नूह दंगे में जेल गए कांग्रेस विधायक मामन खान को फौरी राहत मिल गई है। इसके साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि नूह हिंसा के केस नंबर 137 और 148 में मामन खान को जमानत मिल गई है। एडीजे अजय शर्मा की कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को जमानत दे दी है। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान पर 4 मुकदमे दर्ज है। 2 मुकदमों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद सियासत गर्म हो गई है। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.70% है, जिससे एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मुस्लिम राजनीति करने का बड़ा मौका लगा है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में जमीन तलाश रहे एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को जातिगत जनगणना ने एक सियासी मौका दे दिया है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम प्रतिनिधित्व को मुद्दा बनाकर अब अपनी मुस्लिम राजनीति को नई धार दे सकते हैं।